नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदे क्या बेचे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। और बुधवार को अगर हम बाजार की बात करें तो एक लंबी तेजी के दौर के बाद एक डिसाइसिव प्रॉफिट बुकिंग का सेशन बुधवार के बाजार में देखने को मिला। आज बाजार में आपको कैसे स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स में पैसा बनेगा, नतीजों का सीजन भी चल रहा है तो रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स पे आपको कैसे फोकस करना चाहिए, इन सब पर बातचीत करेंगे। और बाजार में अपनी जो रणनीति कैसे बनानी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मास्टर कैपिटल सर्विसेज के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड एडवाइजरी विष्णुकांत उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। विष्णु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। Thank you, Sandeep ji, and very good evening to you also. And thank for having me on the show. तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि बुधवार में बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। फिर बात करेंगे कि आज किस तरह से मार्केट में स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स में पैसा बनेगा। सभी सेक्टर्स या स्टॉक्स के बारे में विष्णु सर से समझेंगे। लेकिन पहले जरा बुधवार के बाजार यानी कि कल के बाजार की बातचीत कर लेते हैं कि बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। जैसे मैंने हाईलाइट किया अभी, बाजार में हमने प्रॉफिट बुकिंग का एक सेशन आता हुआ दिखा। रिकॉर्ड हाइस बने थे बाजार में ओपनिंग के दौरान, लेकिन वहां से बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। और आखिरकार जो क्लोजिंग है वो निफ्टी में 108 अंक, सेंसेक्स में 426 अंक और बैंक निफ्टी में करीब 380 अंकों की गिरावट के साथ देखने को मिली है। नो डाउट दिन के दौरान हमने और भी लोअर लेवल्स देखे थे, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। शुरुआत में निफ्टी ने 24,461 का रिकॉर्ड हाई छुआ, उसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली। रिकॉर्ड ऊंचाई से अगर हम देखें तो निफ्टी 137 अंक गिरकर बंद हुआ। और अगर आप सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी 80,481.36 ये रिकॉर्ड उच्चतम स्तर था। वहां से सेंसेक्स में 556 अंकों की गिरावट के साथ हमने कारोबार की क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। अगर आप सेक्टर्स की बात करें, किन सेक्टर्स ने दबाव बनाया बाजार में जब लाल निशान के साथ क्लोजिंग हुई है, तो ऑटो सबसे कमजोर कड़ी थी कल के सेशन की और एमएनएम इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभा रहा था। दिन के दौरान तो 8% के आसपास की कमजोरी हमने एमएनएम में देखी और ये टॉप लूजर था निफ्टी की जहां तक बात है। इसके अलावा मेटल, आईटी और पीएसयू बैंक्स, इनमें भी कमजोरी के साथ ही कल के सेशन में हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी। इसके अलावा जहां खरीदारी थी, जहां से बाजार को सपोर्ट मिल रहा था, उसमें कुछ चुनिंदा पीएसयू नेम्स हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर, फार्मा यहाँ पे खरीदारी थी और एफएमसीजी यानी कि डिफेंसिव्स के ऊपर बाजार का फोकस है, तो यहाँ पे बाजार में खरीदारी देखने को मिली थी। थोड़ा सा सपोर्ट मार्केट्स में यहाँ से जरूर देखने को मिल रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी के अगर आप लूजर से शुरुआत करें तो एमएनएम, जैसे मैंने हाईलाइट किया, टॉप लूजर था। इसके अलावा मेटल पैक काफ़ी कमज़ोर था, उसमें टाटा स्टील, हिंडाल्को और आईटी में टीसीएस में भी 2% के आसपास की कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। इसके अलावा एसबीआई, हीरो, एचसीएल टेक, श्रीराम फाइनेंस और जेएसडब्ल्यू स्टील, इनमें भी गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। गेनर्स की जहाँ तक बात है तो पेंट शेयर लीड कर रहे थे। एशियन पेंट्स में 3% से ज़्यादा की मजबूती थी और भी पेंट शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन था। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, डिवीज लैब, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स थे और उसमें आप चाहें तो ब्रिटानिया, ग्रासिम, एचडीएफसी लाइफ, इनको भी शामिल करके चल सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन की बात करें या ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो 760 शेयर ऐसे थे जो गिरकर चढ़ने वाले शेयरों में शामिल थे, लेकिन गिरने वाले शेयरों की सूची ज़्यादा थी। 1727 शेयर ऐसे हैं जिनमें गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। तो जो एडवांस डिक्लाइन है वो पूरी तरह से डिक्लाइंस के फेवर में, यानी कि जो बियर्स हैं बाजार में, जो मंदी करने वाले हैं, उनके पक्ष में ज़्यादा बाजार की जो ब्रेड था वो देखने को मिली। और वैसा ही कुछ रुझान हमने मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आता हुआ देखा भी, जैसा हमें एडवांस डिक्लाइन दिखा भी रहा है। मिड कैप 156 और स्मॉल कैप इंडेक्स 375 अंक गिरकर बंद हुए हैं। ये क्लोजिंग का हिसाब है, लेकिन लोअर लेवल से तो काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने ओवरऑल इंडाइसिस में भी और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बनती हुई दिखी है। अगर आप वायदा बाजार की बात करें तो सीमेंट एज अ पैक में आप देखें, चाहे इंडिया सीमेंट की बात करें, इसके अलावा आरईसी, एमजीएल, जेके सीमेंट, इनमें खरीदारी देखने को मिल रही थी। और गेनर्स में आप चाहें तो मन्नापुरम, मैक्स फाइनेंशियल, पीएफसी, बर्जर पेंट्स, इनको भी शामिल कर सकते हैं। और वायदा बाजार के लूजर्स में बंधन बैंक लगातार तीसरे दिन शामिल था। आईईएक्स, एमसीएक्स, हिंदुस्तान कॉपर, ये लूजर्स में शामिल थे। और लूजर्स में आप चाहें तो सेल, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, एनएमडीसी, पीएनबी, वेदांता को भी शामिल कर सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखें जो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे थे, उन स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो उसमें आरवीएनएल फिर से 10% से ज़्यादा का मूव देखने को मिला। इंडिगो पेंट्स और राजेश एक्सपोर्ट्स, काफ़ी दिनों के बाद इस स्टॉक में हमने मूव बनता हुआ दिखा। कैप्री ग्लोबल, वर्धमान टेक्सटाइल्स और एनएलसी इंडिया, ये भी गेनर्स की सूची में शामिल थे। लेकिन लूजर्स की बात करें तो ब्लू स्टार परसों का गेनर था, लेकिन कल हमने देखा कि गिर के बंद हुआ। फैक्ट, बॉम्बे बर्मा में भी हमने परसों की जो खरीदारी है वो मुनाफा वसूली में बदलती हुई दिखी। आरसीएफ, एबीबी पावर, मिंडा इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ थर्मैक्स, इनमें भी कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। और एक दिक्कत की बात और है कि बाजार में भले ही हमने गिरावट के साथ क्लोजिंग देखी, लोअर लेवल से रिकवरी भी हुई, लेकिन परसों के 5% के अपमूव के बाद कल इंडिया विक्स में फिर से 1% के आसपास की
मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली, बढ़त के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इंडिया विक्स में लगातार एक सर्ज आ रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि एक तो रिजल्ट्स आ रहे हैं और दूसरा बजट की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया विक्स में साफ तौर पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो भी गया है। तो सर, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, मुनाफा वसूली समझे इस मूव को जो कल हमने बाजार में आता वो देखा, क्योंकि लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली और शुरुआत में जो हाई लेवल्स बने थे वहां से बाजार में गिरावट भी देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है उसको कैसे समझा आपने, कल की एक्सपायरी को? संदीप जी, देखिए कल जो मार्केट में एक रोलर कोस्टर मूव देखने को मिला, ये एक ऑब्वियस मूव है। जब मार्केट लगातार डेली बेसिस पे अपना ऑल टाइम हाई बनाता है तो कहीं ना कहीं बबल बिल्ड होता है मार्केट में, और प्रॉफिट बुकिंग किसी एक मेजर इवेंट से पहले ये एक जेन्युइन होती है। हम सभी को पता है कि आज यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर रिलीज होते हैं, और जो यूएस के जो फेडरल अथॉरिटी के चीफ है पावेल, उनकी सेकेंड डे टेस्टिमनी भी आज ही होनी है। तो इन्फ्लेशन के रीडिंग आने के बाद यूएस की जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज होंगे नहीं होंगे सितंबर मीटिंग में, ये काफी मायने रखती है। तो जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स थे उनमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और मैं केवल फाइनेंशियल स्टॉक की बात नहीं, अक्रॉस द बोर्ड एक मार्केट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट सबसे अच्छी बात ये रही, क्योंकि टेक्सचर जो ओवरऑल टेक्सचर है मार्केट का वो बुलिश है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये रही कि लोअर लेवल पर निफ्टी भी कलेक्ट हुई, लगभग 24,100 सॉरी हाँ 24,140 के आसपास तक के लोअर लेवल को छुआ निफ्टी ने, और वहां से एक शार्प रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। और जो रिकवरी थी वो आई थिंक वो रिलायंस ने लीड की थी। तो नियर टर्म में मेरे को ऐसा कोई फियर फैक्टर नजर नहीं आता। यह आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि क्वार्टर वन के जो रिजल्ट स्टार्ट हो चुके हैं और आज टीसीएस का भी रिजल्ट आना है, तो कहीं ना कहीं हद तक ये जो फैक्टर है यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन और उसके बाद इंडिया की सीपीआई इन्फ्लेशन कल और क्वार्टर वन के रिजल्ट्स, ये काफी मायने रहेंगे मार्केट को एक डिसाइसिव रोल प्ले करने में। बट अभी भी ओवरऑल जो टेक्सचर है मार्केट का बुलिश ही है, और हमारी जो स्ट्रेटेजी है बाय ऑन डिक्लाइन की वो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, कोई ऐसी घबराहट की दिक्कत की बात नहीं है। बाजार का जो टेक्सचर है अभी भी बुलिश ही है, तेज़ी की ओर ही आपको रुझान लेके चलना है, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप लेके चलिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। कुछ सेक्टर्स की बात करें सर, कल के सेशन में अगर हम देखें तो मेटल एक टॉप लूजर के तौर पे सामने आया। इसके अलावा आईटी, जहां पे काफ़ी दिनों से हमने खरीदारी देख रहे थे, वहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई देखी, और पीएसयू बैंक्स, ये जैसे आप फाइनेंशियल्स हाईलाइट कर भी रहे थे, इनमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो इसमें टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटी में टीसीएस 2% से ज़्यादा गिर गया, एचसीएल टेक, विप्रो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और बैंकों में एसबीआई, ये एक कमज़ोर कड़ी कल के सेशन में साबित हुआ। तो मेटल, आईटी और पीएसयू बैंकों में कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है सर अब? तो देखिए, मैं अभी फिलहाल इन सेक्टर्स में स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहूंगा। राइट, यदि मैं आईटी की बात करूं तो मैं एचसीएल टेक पे बेट लगाना चाहेंगे हम, क्योंकि टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर यदि एचसीएल टेक का यदि आप देखें तो इट इज कंटिन्यूसली मेकिंग हायर हाइज, हायर बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न। तो मुझे लगता है कि जब तक एचसीएल टेक में डाउन साइड की यदि हम बात करें तो 1 सेकेंड, डाउनसाइड की यदि हम बात करें तो एचसीएल टेक में जब तक 1460 रुपए का लेवल इंटैक्ट है, हर डिक्लाइन पे आप बैंक देख सकते हो, और हायर साइड में 1570 तक के लेवल आपको एचसीएल टेक में देखने को मिल सकते हैं। वहीं यदि आपने पीएसयू सेक्टर की बैंकिंग की बात करी तो बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई मेरा प्रिफर्ड पिक रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की यदि आप चार्ट को देखेंगे तो काफी टाइम से जो चार्ट है ना, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, सॉरी फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, और फिलहाल जो अभी ये जो है लोअर रेंज के बहुत ही नजदीक है, बहुत ही आसपास है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे से भी बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बार आप बैंक देख के चल सकता है। हायर साइड में आई एम एक्सपेक्टिंग 274 तक के लेवल्स आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो अपने डाउन साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए 248 का एक आप इमीडिएट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, और दूसरा जो बैंक आप हाईलाइट कर रहे हैं सर, उसके लेवल्स भी बता दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है जिसको कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एसबीआई की यदि हम बात करें तो एसबीआई की यदि हम बात करें तो देखिए काफी कल के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। बट अच्छी बात ये है इस शेयर में कि ये एक राइजिंग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 833 835 के आसपास तक के कोई लेवल आते हैं तो आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। ऑल्दो 50% अमाउंट आप यही डिप्लॉय कर सकते हो, 50% अमाउंट की जो बाइंग है वो आप 835 के आसपास कर सकते हैं। हायर साइड में आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू टच अराउंड 882, यानी कि 882 तक के लेवल आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं।
डाउन साइड में प्राइसेस शुड नॉट फॉल बिलो 822, 822 के नीचे प्राइसेस को नहीं जाना चाहिए अपनी जो बुलिशनेस है इसको इंटैक्ट रखने के लिए। तो आप 820 822 के आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई सरकारी बैंकों की और आईटी की, जिनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इस वीकनेस में भी ये स्टॉप लॉस और टारगेट आप जरूर ध्यान रखें। आईटी में एचसीएल टेक सर को काफ़ी पसंद है, और पीएसयू बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बॉब और एसबीआई, ये दो स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। कल की कमज़ोर कड़ी की अगर हम बात करें तो ऑटो, अगर आप देखें तो एमएनएम चूंकि सबसे बड़ा लूज़र था कल के सेशन में। अगर आप निफ्टी की बात करें, उसके साथ साथ टाटा मोटर्स को लेकर भी न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, डिस्काउंट बढ़ रहे हैं, प्राइस कट्स होने लगे हैं अब कुछ गाड़ियों को लेकर, वो एक चिंता की बात है जो कि साफ तौर पर उभर के सामने आए। इनफैक्ट एमएनएम तो करीब 7.25% की गिरावट लेकर कल के सेशन में बंद हुआ। तो अब ये जो ऑटो शेयरों में हम एक मुनाफा वसूली या फिर जो थकावट शुरू हुई है सर, इसमें कैसे रणनीति बनानी चाहिए? क्या इनमें अभी होल्ड करना चाहिए या फिर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? सर डेफिनेटली यदि आप ऑटो की बात करते हैं तो मैं ऑटो सेक्टर्स में भी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहूंगा, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं कुछ न्यूज में है। मारुति है, जैसे कि अभी यूपी सरकार ने कुछ रोड टैक्स में रिडक्शन दिया है, ऑलमोस्ट हम कहें तो पूरा हटा ही दिया है, तो जिससे कि हाइब्रिड व्हीकल्स को एक एक बूस्ट मिला है। तो मारुति भी न्यूज में है, एम भी न्यूज में है। तो ये कुछ स्टॉक्स न्यूज में हो, जब तक ये डस्ट सेटल नहीं हो जाती मुझे लगता है कि हमको इन स्टॉक्स की बजाय टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक पर फोकस करना चाहिए। तो आई वुड प्रिफर कि यदि आपको ऑटो में बाइंग ही करके चलनी है तो आप टीवीएस मोटर्स और एस्कॉर्ट के ऊपर आप बैट लगा सकते हो। टीवीएस मोटर की यदि मैं बात करूं तो करंट लेवल्स पे से बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 2390 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, और हायर साइड में 25.4 यानी कि 2504 रुपए तक के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं हम एस्कॉर्ट की हम बात करें, एक्सपोर्ट कुबोटा की यदि हम बात करें, तो मुझे लगता है कि प्राइसेस अभी भी अपने जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है जो कि अलाइंस अराउंड 3950 के आसपास, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 100 रुपए का डिफरेंस है और बड़ा टिकट साइज का स्टॉक है ये। तो आप 3950 का स्टॉप लॉस लगा के शेयर में बाइंग कर सकते हो। मुझे लगता है हायर साइड में आपको 4280 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ऑटो में जिस तरह से टाटा मोटर्स और मारुति को लेकर न्यूज़ फ्लो है, उनकी बजाय आप टीवीएस मोटर और उसके साथ साथ एस्कॉर्ट्स कुबोटा, इसमें खरीदारी करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। लेवल्स आपको शेयर किए गए स्टॉप लॉस और टारगेट की जहाँ तक बात है। हेल्थ केयर फार्मा में हम देख रहे हैं सर, पिछले कई दिनों से जो बाइंग इंटरेस्ट है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जब भी बाजार में गिरावट आती है या फिर थोड़ा सा बाजार में हायर लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या थकावट दिखती है, तो डिफेंसिव से फोकस आने लगता है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो फार्मा की बात क्यों ना हो। एफएमसीजी भी चाहे तो इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ केयर फार्मा में कल के सेशन में डिवीज, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये कल के स्टार परफॉर्मर थे। आपको क्या लगता है सर, या कोई और स्टॉक जो आपके रडार पे हो जिसमें हेल्थ केयर फार्मा में खरीदारी की जा सकती हो? सर देखिए, मैं फिलहाल यदि आप फार्मा की हम बात करें तो मेरा जो फोकस रहेगा फिलहाल अभी इप्का लैब की तरफ रहेगा। मेरे को इप्का लैब में थोड़ा सा लगता है कि इन लेवल्स पर से थोड़ी सी खरीदारी करके चल सकती है। एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, और सबसे अच्छी बात है कि आज की ट्रेडिंग सेशन में कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑल्दो फार्मा और एफएमसीजी एक अच्छे प्लेयर्स थे कल के, जो एक हमने एक टॉपिंग देखी थी मार्केट में। तो उस कल के गिरावट में ये दोनों ही सेक्टर अच्छा काम किया था, और कल के सेशन में एक इप्का लैब में एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है, और उससे पहले जो थी एक अच्छा ब्रेकआउट भी इसमें देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि ये जो बुलिशनेस है इसमें कंटिन्यू रहेगी। हायर साइड में यदि हम इप्का की बात करें तो 1260 और 1270 तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की यदि हम बात करें तो 1199 यानी कि 1200 रुपए के थोड़ा सा 1-2 रुपए नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। साइकोलॉजिकल लेवल होता है 1200-1300, ये तो 1199 या 1198, 1198 तक के स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हो। और हायर साइड में आपको 1260, 1270 तक के जो लेवल्स हैं इप्का लैब में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फार्मा में इप्का लैब्स विष्णु जी को पसंद है, जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एफएमसीजी शेयरों में भी हमने देखा है सर, काफ़ी खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। तो क्या अब इनमें इस ये जो खरीदारी हो रही है उसमें या तेज़ी हो रही है उसमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर मुनाफा वसूली करनी चाहिए? क्योंकि ब्रिटानिया, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, इसमें चाहें तो आईटीसी को भी ऐड कर सकते हैं। ये 2-3 दिन से काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं स्टॉक्स। देखिए, आईटीसी पे तो मैं अभी फिलहाल थोड़ा सी राय देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ही बजट सेंसिटिव स्टॉक है। काफी रोलर कोस्टर मूव देखने को मिलता है बजट से पहले हमें, और टेक्निकली भी यदि हम बात करें तो आईटीसी अभी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के बहुत नजदीक आ चुका है। और मुझे लगता है कि आईटीसी में लगभग
456 457 के ऊपर का जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा, इन लेवल्स पे से थोड़ा सा करेक्शनल फॉल आपको देखने को मिल सकता है। बट टेक्निकली यदि मार्केट 456 457 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आप बाइंग करके चल सकते हैं, और 480 रुपए तक के लेवल आपको आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं। बट आप यदि एक प्रॉमिसिंग बाइंग की यदि बात करेंगे एफएमसीजी में, तो मेरा बैट रहेगा कॉलगेट के ऊपर, राइट? कि कॉलगेट की यदि आप एक चार्ट पैटर्न को यदि आप स्टडी करें तो एक लगातार इसमें एक हायर हाई हायर बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न है। और रिसेंटली जो एक लेवल था 2975 का 2975 का, ये बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस था जो कि पिछले काफी टाइम से एक हर्डल का एक्ट कर रहा था। तो पिछले कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस में इसने ये लेवल ब्रेक किया है, प्राइसेस डिसाइसिवली इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू रीच टुवर्ड्स 3200 इन डेज टू कम, यानी कि 3200 रुपए तक के लेवल आपको कॉलगेट पामोलिव में देखने को मिल सकते हैं। हमारी सलाह जो एफएमसीजी में रहेगी वो कॉलगेट के ऊपर रहेगी भाई। ओके, एक स्टॉप लॉस भी दे दीजिए सर कोलगेट के लिए। हाँ डेफिनेटली, डाउन साइड में आप 2970 रुपए का स्टॉप लॉस छोटा सा मेंटेन करके चल सकते हैं। चलो 2970 का स्टॉप लॉस है, और कोलगेट में आने वाले दिनों में 3200 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब आज की तैयारी करते हैं। आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है जहां तक वायदा बाजार की बात है। और वैसे भी दिन काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि आप चाहे कल की गिरावट देख लीजिए या लोअर लेवल्स की रिकवरी को जैसे भी कंसिडर करना चाहें, आज निफ्टी के लिए बेहद अहम दिन है। तो वीकली एक्सपायरी के दिन सर निफ्टी में कैसे पोजीशन बनानी चाहिए, कैसे आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए। देखिए अभी फिलहाल जब तक मुझे लगता है कि टेक्निकली 24,150 का लेवल नहीं टूटता है तो हमारी तरफ से जो रिकमेंडेशन रहेगी बाय ऑन डिक्लाइन की रहेगी। बट संदीप जी, जैसे कि मैं अपने पुराने डिस्कशन में भी आपको बोल चुका हूं कि एक्सपायरी वाले दिन हम कोशिश करते हैं कि एक्सपायरी को ना खिलाने की, यानी कि हम अपनी व्यू के साथ जाना चाहते हैं, बट हम उस वीकली एक्सपायरी में नहीं जाना चाहते, हम नेक्स्ट एक्सपायरी में एक बार प्ले करना चाहते हैं। तो निफ्टी 50 की यदि हम बात करें तो डेफिनेटली एक्सपायरी और वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन कल के सेशन में जो लास्ट आवर में जो एक सिग्निफिकेंट लास्ट आवर में जो बैंक निकल के आई और मार्केट ने 24,280 के ऊपर की जो क्लोजिंग दी, ये एक इंडिकेट करती है कि मार्केट लोअर लेवल पे सस्टेन नहीं किया है, और नीचे के लेवल्स पर जितने भी बुल्स बैठे हुए थे उन्होंने एक जबरदस्त बाइंग करी है। वो ऑल्दो हम डेटा देखेंगे आज एफआईएस वगैरह का कैसा डेटा आता है तो उसके ऊपर ही ट्रेड लिया जाएगा कि कैसा रहेगा। बट अभी की सेशन में मैं यदि प्राइस एक्शन को कंप्लीटली फॉलो करूं तो मुझे लगता है कि प्राइसेस आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा तेज रह सकता है, और 24,400 तक के लेवल आपको निफ्टी 50 में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी तरफ से बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, 24,250 के आसपास आता है स्पॉट तो आप बाइंग करके चलिए। स्टॉप लॉस आपको 24,190 रुपए का मेंटेन करना है। हायर साइड में 24,400 तक के लेवल आप निफ्टी 50 में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 24,400 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। तो 24,190 रुपये का आपने कहा स्टॉप लॉस, इसमें ज़रूर लगा के चलना चाहिए। और चूंकि एक्सपायरी का दिन है, वायदा बाजार की एक्सपायरी के दिन हम देखते हैं कि अमूमन बाजार में उठापटक उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलता है। तो इसलिए नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है, जो नेक्स्ट वीक के ट्रेड्स हैं उनको आप इनिशिएट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन हाँ, बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। 24,150 जब तक निफ्टी के ऊपर नहीं टूटता है तब तक यहाँ पे कोई घबराने की या चिंता करने की बात नहीं है। बाय ऑन डिप्स यानी कि तेज़ी की पोजीशन आप बना के चल सकते हैं। नतीजों का सीज़न भी चल रहा है सर, तो नतीजों वाले शेयरों को आप कैसे अप्रोच करने की सलाह देंगे? क्योंकि डेल्टा कॉप के नतीजे आए, नंबर्स खराब थे, स्टॉक में हमने देखा गिरावट देखने को मिली, लोअर लेवल से बाद में स्टॉक रिकवर भी होता हुआ दिखा। इसके अलावा टीसीएस की बात करें तो टीसीएस के नंबर्स आज आने वाले हैं। तो टीसीएस के जो एक्सपेक्टेशन है वो यही बता रहे हैं कि 1.5% के आसपास इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है, लेकिन मुनाफे में तिमाही दर तिमाही करीब 3% के आसपास की गिरावट आ सकती है। 12,100 करोड़ रुपये के आसपास के नंबर जो हैं वो टीसीएस में रिपोर्ट किए जा सकते हैं। केशोराम इंडस्ट्रीज कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, वो भी नंबर्स कमजोर थे। और डेल्टा कॉप के नंबर्स में भी आप देखिए 30% रेवेन्यू गिरा है, 68% इनका जो मुनाफा है उसमें एक डिप देखने को मिला है। तो ओवरऑल सर ये जो नतीजों वाले स्टॉक्स हैं, चाहे टीसीएस हुआ, केशोराम हुआ, डेल्टा कॉप हुआ या टाटा एलेक्साई हुआ, और इनफैक्ट उसमें मैं चाहूँगा कि जो आज नंबर्स आने वाले हैं उसमें टीसीएस के साथ साथ आनंद राठी वेल्थ, जीएनए एक्सेल्स, नेल्को, जीटीपीएल, हैथवे, ये भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि बाजार के रडार पर रहने वाले हैं, क्योंकि नंबर्स आज के सेशन में ही आने वाले। भले ही कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखें। ये जितनी भी लिस्ट मैंने सर आपके सामने रखी है, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लग रहा हो टेक्निकली या फंडामेंटली आपको लगता हो जिनमें कोई पोजीशन खड़ी की जा सकती हो? तो देखिए पहले तो हम आईटी हैवीवेट की बात कर लेते हैं टीसीएस की।
टीसीएस में देखिए टेक्निकल यदि मैं कंप्लीटली बात करूं तो 3880 का यानी कि 3880 का एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसका। ऑल्दो कल के सेशन में हमने एक ह्यूमंगस सेलिंग इसमें देखने को मिली जो कि लगभग 2% के आसपास की थी। और मुझे लगता है कि जो आज यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे उसके बाद जो एक मार्केट में एक्सपेक्टेशन बनेगी कि यूएस मॉनेटरी अथॉरिटीज अपने इंटरेस्ट रेट कम करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी एक डिसाइसिव फैक्टर पूरी आईटी इंडस्ट्री के लिए हो सकता है अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट्स, राइट। तो कंप्लीटली यदि हम टेक्निकली हम इसकी बात करें तो जब तक 3880 के लेवल नहीं टूटते हैं, और कल की जो सेलिंग थी वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ थी, मुझे लगता है कि शायद वो लेवल टूट सकता है। बट टेक्निकली उसके नीचे ही यदि हम अपना सेलिंग पोजीशन लेंगे तो उसके नीचे ही लेंगे, और जब तक वो लेवल नहीं टूटता है और आज की ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा बाउंस बैक मिलता है, कल के लो और जो कल का जो क्लोजिंग है इसके ऊपर यदि टीसीएस की ओपनिंग होती है तो मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए आप एटलीस्ट टीसीएस को बाय करके चल सकते हो, और स्टॉप लॉस आपको 3880 का लगाना पड़ेगा। और 3880 के लेवल यदि नहीं टूटते हैं तो आप उस कॉल को शॉर्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और हायर साइड में आपको 4000 रुपए तक के भी टारगेट टीसीएस में देखने को मिल सकते हैं। तो कल का लो सर 3902 रुपये का था। आप कह रहे हैं कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग निकलता है आज के सेशन में टीसीएस तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं 3880 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में टारगेट फिर 4000 के आ जाएंगे। क्या टाइम फ्रेम होगा सर टीसीएस में अगर 4000 के कोई टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा है तो? देखिए ये कल का जो लेवल है यदि ये ब्रीच नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि लगभग 4 से 5 दिन के अंदर ये टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से इसमें सेलिंग आई है और मार्केट थोड़ा बहुत यदि रिजल्ट भी जो आउटकम है इसके सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये टारगेट्स आपको विद इन 4 डेज या 5 डेज आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, कोई और भी स्टॉक है सर नतीजों के हिसाब से, डेल्टा कॉर्प, केसोराम या टाटा एलेक्साई जो आपने देखा हो? देखिए टाटा एलेक्सी जो है उसमें एक बहुत ही टेक्निकली एक अच्छा लेवल था जहां से मुझे कल के सेकंड में मैं ग्राफ एक बार लोड कर लेता हूँ, उसका ग्राफ लोड नहीं हो रहा है सर। टाटा एलेक्साई की हम बात कर रहे हैं जिसके नंबर्स के दम पर किस तरह से ये मूव आ सकता है। जी हाँ सर। टेक्निकली यदि मैं डेली चार्ट पे देखूं तो बहुत अच्छा ही इसका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है 6960 के आसपास का। परसों के ट्रेडिंग सेशन में उस लेवल को टच किया था, बट लोअर ट्रेडिंग आवर्स लेटर ट्रेडिंग आवर्स में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। कल के ट्रेडिंग सेशन की हम बात करें तो एक गैप अप ओपनिंग हुई और हायर साइड में प्राइसेस ने एक हाई बनाया 7175 के आसपास का। मुझे लगता है कि डाउन साइड में जब तक टाटा एलेक्साई 6970 के नीचे नहीं निकलता है, ये बहुत ही स्टिफ सपोर्ट है। टेक्निकली आई वुड प्रेफर कि यहां से टेक्निकल ट्रेडर्स को बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए आप 7050 का, बाइंग करिए, और हायर साइड में 7290 रुपए तक के लेवल आपको टाटा एलेक्साई में देखने को मिल सकते हैं। 7290 तक के टारगेट देख सकते हैं। जब तक ये 6970 के नीचे नहीं जाता तब तक यहाँ पे रुझान बुलिश ही देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई नतीजों वाले स्टॉक से जिनमें एक्शन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे नतीजे आ चुके हैं या फिर नतीजे आने वाले हैं। और इनफैक्ट नतीजों को लेकर मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ 10:30 बजे जुड़ेंगे भी बीच बाजार में, और आपको बताएंगे भी कि जो नतीजे वाले स्टॉक्स हैं, रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स हैं, उन पे आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। और वैसे भी छोटे मॉडल स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक के ऊपर उनका काफ़ी फोकस रहता है, तो आप 10:30 बजे बीच बाजार में उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी जो नतीजे नहीं आए हैं उनको भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। कल के सेशन की जहाँ तक बात है सर, हमने देखा सीमेंट एज अ पैक में एक डिसाइसिव अप मूव बनता हुआ दिखा है। कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स जैसे कि इंडेक्स में ग्रासिव मूव कर रहा था, इसके अलावा इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट, इनमें भी खरीदारी का रुझान कल के सेशन में देखने को मिला। तो ये जो सीमेंट शेयरों में अब खरीदारी शुरू हुई है सर, इनमें कुछ ऐसे मूव जो आपको समझ आ रहे हो, कोई ऐसे स्टॉक सीमेंट पैक से जहाँ पे खरीदारी की जा सकती हो? देखिए सीमेंट इंडस्ट्री की यदि आप बात करेंगे तो मैं पहले तो ग्रासिम के साथ ही जाना चाहूंगा। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है इसके कल के ट्रेडिंग सेशन में, और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रहेगा। 3000 रुपए तक के लेवल आप ग्रासिम में देखने को मिल सकते हैं। 50% अमाउंट की बाइंग आपको यहाँ करके चलनी है। थोड़ा सा करेक्शनल फॉल आपको 2750 के आसपास देखने को मिलता है, वहां करिए। स्टॉप लॉस आपको ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे का यानी कि 2720 रुपए के आसपास का मेंटेन करके चलना है। तो सीमेंट सेक्टर में कंप्लीटली मैं फिलहाल अभी ग्रासिम पे ही अपना बैट लगाना चाहूंगा। ओके, तो सीमेंट में हैवी वेट के साथ ही जाना चाहेंगे ग्रासिम में, जहाँ पे 3000 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। 50% आप अभी बाय करें, 50% नीचे थोड़ा सा डिप्स आने पे इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के सेशन में सर हमने देखा एफएमसीजी के अलावा पेंट्स को भी, हालांकि कुछ लोग एफएमसीजी में शामिल करते हैं, लेकिन पेंट स्टॉक्स में आप देखिए
चाहे आप एशियन पेंट्स की बात करें, चाहे आप इंडिगो पेंट्स की बात करें, चाहे बर्जर पेंट्स की बात करें, जबरदस्त एक्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिला था। इनफैक्ट एशियन पेंट्स तो स्टार परफॉर्मर था, निफ्टी का टॉप गेनर था, 3-3.5% के आसपास की मजबूती लेकर बंद हुआ। खबरें ऐसी हैं कि इन कंपनियों ने अब जो कीमतें हैं वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। 0.7 से 1% तक का जो अपमूव है इन्होंने कीमतों में किया है। 22 जुलाई से शायद ये इफेक्टिव होने वाली हैं कीमतें, तो उसका इम्पैक्ट हमने पेंट शेयरों में आता हुआ देखा। कल कमजोर बाजार में भी अच्छा खासा रुझान खरीदारी का इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था। कोई ऐसा पेंट स्टॉक जो आपके रडार पे हो सर? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एशियन पेंट्स में हमने देखा, कल की न्यूज़ थी कि 0.7 से 1% की तेजी की है इन्होंने अपनी प्राइस में, जो कि मार्केट लीडर है एशियन पेंट्स यदि हम पेंट इंडस्ट्री की बात करें। और इसके बाद सारे ही वर्जर की भी कुछ न्यूज़ निकल के आए कि उन्होंने भी प्राइस में इंक्रीज किया है। बट देखिए, यदि आप एज अ इंडस्ट्री एज अ होल मेरे से बात करेंगे कि कौन सा स्टॉक है जो कि हम टेक्निकली पिक कर सकते हैं, तो मैं अभी फिलहाल एशियन पेंट पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि एशियन पेंट्स का हमने जो प्राइस स्ट्रक्चर देखा है ये 3,000-3,050 के आसपास जाके थोड़ा सा थक जाता है। ऑल्दो कल का जो मूव था वो काफी सीवियर था, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ था। बट यदि स्टॉक स्पेसिफिकली यदि मैं जाना चाहूंगा तो वो वर्जर पेंट के साथ मैं जाना चाहूंगा। वर्जर पेंट में काफी एक ओवरसोल्ड स्टॉक है ये, और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी इसका काफी सॉलिड फिलहाल बना हुआ है। अब रिसेंटली इस स्टॉक ने हायर हाइज और हायर बॉटम बनाना स्टार्ट किया है, तो मुझे लगता है कि बर्जर पेंट में एक बार बाइंग इनिशिएट की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 540-545, यानी कि 540 से लेके 545 तक के रेट के लिए आप बर्जर पेंट को बाइंग करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस की यदि हम बात करें तो डाउन साइड में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 518 रुपए का। ओके, 518 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बर्जर पेंट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ओवरसोल्ड काउंटर भी है, और इसमें 540-545 तक के जो टारगेट्स हैं वो बहुत जल्द आते हुए नज़र आ भी सकते हैं। कल का बाजार कमज़ोर था सर, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सिलेक्टिव PSU स्टॉक्स है जिसको लेकर बाजार अभी भी स्टिकीनेस दिखा रहा है। उसमें REC PFC ये वायदा बाजार में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे थे। SBI तो है ही है, इसके अलावा RVNL कल 10% से ज़्यादा का मूव स्टॉक में देखने को मिला, और NLC इंडिया, निवेली लिग्नाइट, यहाँ पे भी मूव काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा था। तो आपके हिसाब से सर PSU शेयरों में क्या रैली पूरी हो चुकी है? ये जो सिलेक्टिव कुछ बाइंग इंटरेस्ट अभी भी देखने को मिल रहा है, इसको कैसे रीड करना चाहिए, या कुछ ऐसे स्टॉक जो आपके फोकस में हो जहाँ पे अभी भी खरीदारी करने के मौके हो PSU ऐसा पैक में? देखिए, रेलवे स्टॉक्स को तो फिलहाल मैं अभी टच नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि एक्जुबिलेंस काफी है इन स्टॉक्स में, और एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में ये स्टॉक पहुंच चुके हैं। तो हम यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करेंगे तो ये करेक्शनल फॉल में ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। हाँ, आपने NLC इंडिया की बात की तो मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा नजर आता है। इसमें ब्रेकआउट भी आया है और एक अच्छा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी इसने बनाया है। तो आई बिलीव कि 292 और 295 तक के लेवल आपको NLC इंडिया में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इस काउंटर पे एक बार बाइंग करके चल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेटल सेक्टर की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा मेटल सेक्टर में लीनियंसी और थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, बट इसके बावजूद भी मैं एक बार सेल पे अपना बेट लगाना चाहूंगा। थोड़ा सा स्टॉक अभी ओवरसोल्ड हो चुका है, और ये फिलहाल कि काफी टाइम से एक 142 से लेके 158 की ट्रेजेक्टरी में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कल ये स्टॉक 145 के आसपास का इसने एक लो बनाया था, लगभग 145 146.50 के आसपास का, वहां से एक शार्प बाइंग इनको देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि मेटल्स में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे आप एक बार बैट लगा सकते हो, वहां NLC पे आप बैट लगा। ये दो स्टॉक ऐसे हैं जहां आप एक बार बाइंग प्ले करके चल सकते हैं। तो NLC इंडिया, इसके अलावा मेटल एज अ पैक से सेल, यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरसोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, कल 146.50 के आसपास से शार्प बाइंग इंटरेस्ट आया है। हो सकता है ये अप मूव आज भी कंटिन्यू होता हुआ दिखे, तो यहाँ पे आप जरूर खरीदारी करके चल सकते हैं। आज की जहाँ तक बात है सर, किन सेक्टर्स और किन शेयरों में पैसा बन सकता है? कुछ ऐसे नगीने या ऐसे स्टॉक जो आप चुनकर लेकर आए हैं जिनमें शॉर्ट टर्म में पैसा बन सकता हो? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, ये गोयनका ग्रुप का एक है KEC इंटरनेशनल। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है एक काफी अच्छे सपोर्ट से कल इस स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया है, और आई बिलीव कि ये एक हॉरिजॉन्टल बैंड है इसकी डाउन साइड में 849 और हायर साइड में 949। ये 100 रुपए की ट्रेजेक्टरी में फिलहाल अभी एक हॉरिजॉन्टल बैंड में ट्रेड कर रहा है। तो कल हमने जो लो देखा था दैट वाज वेरी क्लोज टू 849, यानी कि 855 के आसपास का लो था, और वहां से बैंक में निकल के आई थी। तो आई बिलीव एज लॉन्ग एज प्राइसेस आर ट्रेडिंग अबव 845,
48, हायर साइड में हमको 940 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ द व्यू से भी केईसी इंटरनेशनल में आप बाइंग कर सकते हो। रिस्क की यदि हम बात करें तो करंट मार्केट रेट से 20 से 25 रुपए का आपको रिस्क है, और हायर साइड में आपको 70-80 रुपए तक का गेन देखने को मिल सकता है। तो केईसी इंटरनेशनल में हमारी तरफ से बाइंग की रिकमेंडेशन है। 870 इसका अभी करंट मार्केट रेट है, 872 के आसपास बाइंग करके चलिए। स्टॉप लॉस आपको 842 का लगाना है, और हायर साइड में आपको 940 तक के लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एक ही स्टॉक है सर? नहीं सर, और भी है। अभी दूसरा स्टॉक है हमारे पास कैनफिन होम्स का। ये स्टॉक्स भी अपना एक हॉरिजॉन्टल बैंड में ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से। कल के सेशन में हमने एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न देखा है। प्राइसेस इनिशियली फेल टू 861 और 862, वहां से एक शार्प रिकवरी हमको देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि ऐसे मूव में क्या होता है कि नेक्स्ट डे थोड़ा सा प्राइसेस दोबारा डिक्लाइन होता है, और वहां से फिर दोबारा एक बार बाइंग निकल के आती है। तो आई बिलीव थोड़ा सा अमाउंट की आप यहाँ बाइंग करके चल सकते हैं। 883 के आसपास, 870 के आसपास आपको कोई भी करेक्शनल फॉल देखने को मिलता है, वहां बाइंग करिए। डाउन साइड में 850 की आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, और हायर साइड में आपको 915 रुपए तक के टारगेट्स कैनफिन होम में देखने को मिल सकते हैं। तीसरा स्टॉक है हमारे पास फिनोलेक्स इंडस्ट्री का। जी सर, प्लीज तो कंटिन्यू। संदीप जी, फिनोलेक्स इंडस्ट्री का जो शेयर है ना, एक फॉलिंग चैनल में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक एक अच्छे अप मूव के बाद लगभग मुझे लगता है अपने ऑल टाइम हाई से 12% के आसपास का करेक्शनल फॉल दे चुका है। और जब भी कोई शेयर एक अपने अच्छे अप मूव में होता है, तो मुझे लगता है कि 12 से 15% का जो एक करेक्शनल फॉल होता है, दैट्स अ वेरी हेल्दी करेक्शन। तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड में इसका जो फॉल है वो दैट्स अ वेरी वेरी लिमिटेड। 317 रुपए पे फिलहाल ये शेयर अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड की हम बात करें तो मैक्सिमम 310 के आसपास तक ये जा सकता है, और हायर साइड की हम बात करें तो 350 और 355 तक के लेवल से दिखा सकता है। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्री में आप करंट मार्केट रेट पे बाइंग करके चल सकते हैं। डाउन साइड में आपको 305 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है। हायर साइड में आपको 340 से लेकर 350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये तीनों स्टॉक्स जो आपने बताए हैं सर, इनमें क्या व्यू लेके चलना है? सर बाइंग का व्यू है हमारा। नहीं सर, इसमें मतलब ड्यूरेशन कितनी है, क्या मतलब कितनी देर होल्ड करना है? आपको क्या लगता है कब तक ये 15 टारगेट्स से अचीव होते हुए दिखेंगे? लगभग 15 दिन का आपको एक बार होल्ड करना है, 10 से 15 दिन। ऑल्दो 10 से 15 दिन की आप टाइम फ्रेम लेके चलिए, बट इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिनेरियोस। बट मुझे लगता है कि लगभग 7 से 8 दिन के अंदर आपको ये प्रोजेक्टेड टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, 7 से 8 दिन का आप व्यू लेके चलिए। पहला स्टॉक है केईसी इंटरनेशनल, जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 842 का स्टॉप लॉस है, 940 रुपये ये टारगेट के तौर पे सुझाया गया है। दूसरा नाम है कैनफिन होम्स का, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, कैनरा बैंक की सब्सिडरी है। 915 रुपये का टारगेट है, 850 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है जो कि आपको बताया गया है। और तीसरा नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ पे भी अगर आप खरीदारी करके चलते हैं तो 305 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस है। 340 और उसके बाद 350 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिए रखिए, 7 से 8 दिन में हो सकता है कि अगर बाजार का मूड सही रहा तो ये टारगेट आपके अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। विष्णु सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने निकाला। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर, बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स की बात हुई है। सर एक स्टॉक हमने आपके साथ शेयर किया था बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसमें मेरी पर्सनल होल्डिंग है। तो मेरी तरफ से सजेशन रहेगा आपके ऑडियंसेस के लिए कि इस स्टॉक में यदि आप ट्रेड करना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह करें। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय आपने स्टॉक मार्केट्स पे शेयर करी, स्टॉक्स पे शेयर करी, रिजल्ट्स से लेकर बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुबह सुबह आपने अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो निफ्टी में जब तक 24,150 का लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए बाजार में। हो सकता है आज भी 24,400 तक का जो अप मूव है वो आता हुआ दिखे। रिजल्ट्स की शुरुआत भी हो चुकी है, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि रिजल्ट्स का रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे। उसमें डेल्टा कॉर्प एक था, इसके साथ साथ केशोराम इंडस्ट्रीज कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए। टीसीएस के नंबर्स आज आने वाले हैं। नंबर्स को लेकर हमारी खास कवरेज है। जहाँ तक मनी 9 की बात है तो 10:30 बजे मेरे सहयोगी विवेक मित्तल भी आपसे जुड़ेंगे। वो आपको जितने भी खबरों वाले शेयर हुए या फिर नतीजे जहां पे आ रहे हैं उनके ऊपर उनका खास फोकस रहता है और सारे शेयर आपके लिए हाजिर करेंगे बीच बाजार 10:30 बजे सोमवार से शुक्रवार। वो लगातार हर दिन हफ्ते में अब जब भी बाजार खुलता है वो आपके लिए हाजिर होते हैं, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।